हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 12वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। और भाई इस वाले वीडियो में आपको हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रैखिक प्रोग्रामन क्या होता है और उसका भाई यूज क्या है। तो भाई इसका यूज समझने के लिए सबसे पहले आप कक्षा 11 में चलो। और भाई वहां पर ना आपने एक चैप्टर पढ़ रखा है जिसका नाम था रैखिक असमिका। भाई अगर आपको याद हो तो रैखिक असमिका नाम का आप चैप्टर पढ़ चुके हो, जहां पर ना कुछ इस प्रकार की समस्याएं आपके सामने लिखी होती थी। अगर भाई इस प्रकार से हम लिख दें x बिलोंग्स टू n और आपसे कह देगा कि यहाँ पर ना आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार की समस्याएं आपने खूब हल करी हैं रैखिक असमिकाओं वाले चैप्टर में कक्षा 11 में। तो भाई होता क्या है कि आपने समस्या हल करी, आपने उत्तर निकाल दिया, लेकिन भाई आपके मन में आया कि जो इस प्रकार की हम लोग समस्याएं हल करते हैं, एक्स के मान निकालते हैं, उसका वास्तविक जीवन में क्या यूज है। भाई आपने कोई सवाल लगाया तो उसका वास्तविक जीवन में यूज क्या है। आप क्यों यहाँ पर स्मॉलर देन ग्रेटर देन का यूज करते हो, एक्स के मान निकालते हो, तो उसका वास्तविक जीवन में आप क्या यूज करोगे। तो रैखिक असमिकाओं का वास्तविक जो जीवन में यूज होता है वो होता है रैखिक प्रोग्रामन के अंतर्गत। ये जो रैखिक प्रोग्रामिंग है, लिनियर प्रोग्रामिंग, ये रैखिक असमिकाओं को वास्तविक जीवन में लेकर आती है। और भाई उसका यूज कहाँ कहाँ और कैसे होता है, ये सब हमको पढ़ाया जाएगा लिनियर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो रैखिक असमिकाओं को आपने कक्षा 11 में पढ़ रखा है। इसका भाई हल करना भी आपको सिखाया गया था। एक तो डायरेक्ट हल करना होता है, जहां आप सीधे हल कर सकते हो। दूसरा था ग्राफी विधि से हल करना, जहां पर हम लोग ग्राफ से इसे हल करते थे एक्स और वाई अक्ष के बीच में। तो उसका हम यूज करेंगे रैखिक प्रोग्रामिंग के अंतर्गत। अब आप भाई एक वास्तविक जीवन की समस्या देखिए जिसको हम हल करने वाले हैं। देखो, मान लो कि आप भाई कोई बिजनेस शुरू करना जा रहे हो और जहां आपके पास 50,000 रुपए हैं। ठीक है, आपके पास 50,000 रुपए हैं, आपको एक बिजनेस शुरू करना है। और भाई आपके पास एक छोटी सी जगह है जहां आप केवल 60 वस्तुएं ही रख सकते हो। 50,000 रुपए हैं, 60 वस्तुओं की आपके पास जगह है। ठीक है, और आपको एक बिजनेस शुरू करना है। तो भाई आपके मन में आया कि चलो हम कुर्सी और मेज वाला ना बिजनेस शुरू करेंगे। कुर्सी और मेजों को खरीदेंगे और बाद में उन्हें बेच देंगे, जिससे भाई आपको मुनाफा हो जाएगा। तो जो एक कुर्सी है उसकी कॉस्ट प्राइस है 500 रुपए। वही जो मेज है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 2500 रुपए है। लेकिन भाई कुर्सी पर जो प्रॉफिट है वो 75 रुपीज है, और मेज पर जो प्रॉफिट है वो 250 रुपया है। ठीक है, ये आपने मार्केट में जाकर पता कर लिया। भाई एक कुर्सी 500 रुपए की मिलती है, बेचेंगे तो हमें 75 रुपए का मुनाफा होगा। एक मेज जो है वो 2500 रुपए की मिलती है और हमें 250 रुपए का मुनाफा होगा। आपके पास टोटल बजट है 50,000 का, और आपके पास रखने की जगह है, आप केवल 60 वस्तुएं ही रख सकते हो। 60 कुर्सियां हो तो भी ठीक है, 60 मेज हो तब भी ठीक है, दोनों मिलाकर 60 हो तब भी ठीक है, लेकिन 60 की 61 नहीं होनी चाहिए। आपके पास उतनी जगह नहीं है। तो होता क्या है कि आप अधिकतम लाभ कमाना चाहते हो। भाई कोई भी व्यक्ति हो, वो बिजनेस शुरू करता है, कोई व्यापार शुरू करता है, तो भाई सोचता है कि जो उसका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, लाभ हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। तो अभी आपको ये सोचना है कि आप 50,000 रुपए में कितनी कुर्सी खरीदो, कितनी मेज खरीदो, ताकि भाई 60 वस्तुओं से ज्यादा भी ना हो और आपको लाभ भी मैक्सिमम प्राप्त हो। ठीक है, तो ये सब हम लोग सीखने वाले हैं रैखिक प्रोग्रामिंग के अंतर्गत। अब यहाँ पर भाई ध्यान दीजिएगा। मान लो आप भाई मार्केट में गए, आपने सोचा कि मेज नहीं खरीदते हैं, केवल कुर्सियां ही खरीद लेते हैं। तो भाई अगर आप केवल कुर्सी खरीदोगे तो आपके पास 50,000 रुपए हैं। ठीक है, एक कुर्सी मिलती है 500 रुपए की, तो आप 100 कुर्सियां खरीद सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आपके पास जगह केवल 60 कुर्सियों भर की ही है, तो आप 100 नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, आप केवल 60 ही खरीद पाओगे। 60 के अलावा आप 61 भी नहीं कर सकते हो। रुपए तो आपके पास 100 के हैं, लेकिन आप 60 ही खरीद सकते हो।
एक बेचोगे तो 75 रुपए का फायदा होता है। तो भाई मान लो कि आपने 60 खरीद ली, क्योंकि पैसा तो 100 भर का है, लेकिन हम खरीदेंगे केवल 60, क्योंकि जगह केवल 60 की ही है। तो 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30, आपको फायदा हो जाएगा 4500 रुपए का। अगर आप 60 कुर्सियां लाए हो, बेचा, तो आपको 4500 का फायदा हो जाएगा। फिर भाई दूसरी कंडीशन ये है कि आपका मन बदल गया, आपने सोचा कि नहीं, हम केवल मेज ही खरीदेंगे और मेज ही बेचेंगे, कुर्सियां नहीं खरीदेंगे। तो भाई 50,000 रुपए आपके पास है, एक जो मेज है वो 2500 की मिलती है, उस हिसाब से आपके पास 20 मेज के पैसे हैं। अब देखो, 20 मेज के पैसे हैं ना आपके पास, तो भाई 20 मेज, आपके पास 60 की जगह है, तो 60 में 20 तो आ ही जाएंगी। 20 मेज आपने खरीद ली, एक मेज को बेचने पर 250 रुपया मिलता है। तो आप भाई गुणा करोगे तो आप देखोगे कि 5000 का फायदा हो जाता है। तो केवल अगर आप जब कुर्सी खरीदते हो तो आपको फायदा होता है 4500 का, लेकिन जब आप केवल मेज खरीदते हो तो आपको फायदा होता है 5000 का। तो आप, अगर आपके पास दो ही ऑप्शन हो, तो भाई आप नीचे वाला ऑप्शन चूज करोगे कि भाई ये वाला काम करते हैं, यहाँ तो 5000 का फायदा है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जो आपको बता दे कि आप कितनी कुर्सी और कितनी मेज खरीदो कि आपको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो? तो भाई वो आपको कौन बताएगा? वो आपको बताएगी रैखिक प्रोग्रामिंग। रैखिक असमिकाओं के द्वारा आप जान पाओगे कि आप कितनी कुर्सी और कितनी मेज खरीदने वाले हो, ताकि आपको भाई प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। अब देखना कैसे करेंगे। यहाँ आप मान लो कि मेज बराबर है x, और आपके पास जो कुर्सी है वो आपके पास भाई y कुर्सियां हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आपने x मेज खरीदी और कुर्सी खरीद ली y। अब देखना असमिकाएं आप कैसे बनाओगे। यहाँ पर मेन है असमिकाओं को बनाना होता है। जैसे कुर्सी और मेज की जो संख्या है वो कभी भी 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम जो जगह है वो 60 है। अर्थात यहाँ पर आप इस प्रकार से निशान यूज करोगे, x प्लस वाई का मान 60 से छोटा होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, अर्थात 60 से ज्यादा नहीं हो सकता है। सेम, एक मेज मिलती है 2500 रुपए की, आपने खरीद ली x, अर्थात 2500x। कुर्सी है y और एक कुर्सी है 500 रुपए की, तो 500 y की मिलेंगी, और कुल रुपया आपके पास 50,000 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि भाई ये आपने मेज खरीद ली, ये कुर्सियां खरीद ली, तो नियम तो ये है कि जो हमारा पैसा है वो या तो 50,000 हो या 50,000 से कम ही लगे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई आपके हाथ में केवल 50,000 रुपए हैं, आप खरीदारी करने जाओगे तो भाई दिमाग में एक बात रहेगी कि या तो 50,000 रुपए लगे या उससे कुछ कम ही लगे। उससे अगर अधिक हो गए तो आप पैसे दोगे कहाँ से? आपके पास पैसे ही नहीं है। तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से निशान लगने वाला है। छोटा है बराबर है, छोटा है बराबर है, दोनों ही जगह है। अंतर इतना है कि यहाँ आप 500 से भाग कर सकते हो, तो जब 500 से भाग कर दोगे ना, तो 5x+y, और यहाँ आ जाएगा आपका 100, जिसे आप दूसरी असमिका डाल दीजिए। तो आपके पास ना दो असमिकाएं तैयार हो गई, एक ये और एक ये। अब मेन जो एक समीकरण है, लाभ को हम लोग z द्वारा दिखाएंगे, जो आपका प्रॉफिट है उसे हम z से दिखाएंगे। देखना, मेज पे आपके बचते हैं 250, और हमने बाइक खरीदी है x, और जो हमारी कुर्सी है उस पर आपके बचते हैं 75, और हमने खरीदी है y। ये आपका ना z का मान है, जो कि आपको मैक्सिमम निकालना है। किसकी सहायता से? एक ये समीका है, एक ये समीका है। इसके अलावा एक चीज पे और ध्यान देना है आपको, जो बहुत ज्यादा खास है। मेज भी खरीदनी है और कुर्सी भी खरीदनी है, तो पहली असमिकाएं तो यही हो जाएंगी कि भाई x का मान शून्य या शून्य से ज्यादा होना चाहिए, ऐसे ही y का मान शून्य या शून्य से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि कुर्सी और मेज या तो आप जीरो खरीदोगे या कुछ प्लस में ही खरीदोगे। ऐसा नहीं है कि आपने -3 कुर्सियां खरीद ली, -4 मेज खरीद ली ना, या तो जीरो या तो आप खरीदोगे नहीं, और अगर खरीदोगे तो मान धनात्मक ही होगा, अर्थात x का मान शून्य से बड़ा
या बराबर, y का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा। अब इन असमीकाओं को हम लोग कलेक्टिवली कैसे हल करेंगे ग्राफ विधि से, ये भाई हम बताएंगे अगले पन्ने पर। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, आपको सभी असमीकाएं जो आपको दी हुई हैं वो सब नोट कर लेनी है। पहली ये थी, दूसरी आपकी ये थी, फिर भाई एक दी हुई है x प्लस वाई छोटा है बराबर है 60, और एक आपको मालूम है, एक क्या थी भाई, 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई छोटा है बराबर है हमारा 100। ये असमीकाएं मालूम है, इन्हें आपको ग्राफ विधि से हल करना है। तो भाई ग्राफ विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, असमीकाओं को रेखा की तरह मान लेते हैं। तो ये जो असमीकाएं हैं इनको आप रेखा की तरह मान लो, इसे रेखा मान लो, तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और भाई इसे आप रेखा मान लो तो ये ऐसे हो जाएगी। फिर रेखा मानने से होता क्या है, आपको ना बिंदु मालूम हो जाएंगे, तो दोनों में आप ना ऐसे टेबल बना लो। कक्षा 11 में ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया है कि आप कैसे बिंदु मालूम करते हो। कम से कम आपको दो दो बिंदुओं का पता होना चाहिए, तभी आप हल कर पाओगे। x का मान 0 रखोगे, y का मान 60 आ जाएगा, y का मान 0, x का मान 60 आ जाएगा। तो भाई दो बिंदु बनेंगे, 0, 60 और 60, 0। यहाँ पर देखना, x का मान 0 करोगे तो y का मान 100 आ जाएगा, y का मान 0 करोगे तो 5x बराबर 100, 20 पंचे 100। तो यहाँ आ जाएगा 0, 100 और 20, 0, सॉरी, इस प्रकार से। तो चार बिंदु आपको मालूम हो गए। इन आपको भाई चार बिंदुओं की सहायता से ना एक ग्राफ बनाना है। देखना इस प्रकार से, कोई भी वैल्यू माइनस की नहीं है ना, तो आप माइनस वाला एकदम छोटा सा ही रखें, केवल प्लस में ही बनाएंगे हम लोग। ये x है और ये वाला हमारा y है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु। x पर अधिकतम 60 है और y पर है 100। 20 20 का मान के चलेंगे, 20, 40, यहाँ आप कर लो 60। यहाँ देखना 20, 40, 60, 80 और यहाँ आप कर दो इन्हें 100। ये ए बी मान लो और इन्हें आप मानकर चलो भाई सी डी में। देखो 0, 60 ये वाला हो जाएगा, तो ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा। 60, 0 ये वाला हो जाएगा, ये आपका भाई बी पॉइंट हो जाएगा। दोनों को ना एकदम सीधा मिलाना है पटरी की सहायता से। तो भाई हाथ से मिलाएंगे ना तो थोड़ा बहुत तो टेढ़ा हो ही जाएगा, तो आप एकदम पटरी की सहायता से मिलाओगे तो एकदम सीधी रेखा बननी चाहिए। रेखा पर उसका नाम भी आप डाल दें। फिर है 0, 100, तो ये है आपका 0, 100, ये आपका सी पॉइंट है। फिर है 20, 0, ये है आपका 20, 0, ये आपका डी पॉइंट है। और दोनों को आपस में ना आपको मिलाना है, ठीक है। तो भाई ये वाला काफी कठिन हो जाएगा मिलाने में, बहुत ध्यान से आप मिलाएं इसको, बहुत ध्यान से देखें, इस प्रकार से आप भाई मिलाओगे, ऐसे रेखा जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो आपने भाई रेखा बना दी। मेन है कि आप आलेख बना पाओ, ठीक है। ये हो जाएगी 5x प्लस वाई बराबर 100। अब जो ये हमारा पॉइंट है जहां पर दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं उसे आप पी बिंदु लिख दो। तो सबसे पहले हमें पी बिंदु निकालना होता है। देखो अगर आप सही से ग्राफ बनाओगे तो आप जान जाओगे कि पी बिंदु कौन सा है। अगर आप नहीं जान पा रहे हो तो आप निकाल भी सकते हो सवाल लगाकर। जो दोनों रेखाएं थी उनको आप नोट करो, x प्लस वाई बराबर 60 और एक थी 5x प्लस वाई बराबर 100। इन दोनों को आपस में ना हल कर दो। इन दोनों को क्या करेंगे हम आपस में हल कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, वाई कैंसिल, -4x बराबर यहाँ बचेगा -40, तो x का मान 10 आ जाएगा। आप ध्यान देना, अगर आप इस समीकरण में x का मान 10 रखोगे तो y का मान 50 आ जाएगा। x का मान 10 है, y का मान 50 है, तो ये वाला पॉइंट 10, 50 हो जाएगा। लो आपको P बिंदु पता चल गया। उसके बाद आपको ना यहाँ ड्रा करना होता है, ठीक है। आलेख खींचना पड़ेगा। कैसे खींचोगे, सबसे पहले x प्लस वाई छोटा है बराबर है 60। ये जो असमिका है इसे आप 0, 0 से संतुष्ट कराओगे। हर एक असमिका को कराना पड़ता है, ठीक है। तो भाई जब संतुष्ट कराओगे तो ये संतुष्ट हो जाएगी। x का मान 0 करोगे, y का मान 0 करोगे
तो 0 जो है वो 60 से छोटा होता है। तो ये वाली रेखा जो है अगर मूल बिंदु को संतुष्ट कर रही है तो इसका जो हल है वो मूल बिंदु की तरफ इस प्रकार से आप बना दोगे। ये तो आप कक्षा 11 में सब करके आए हो, ठीक है, इस प्रकार से। फिर आप इसको उठा लो, 5x+y छोटा है बराबर है 100। इसे आप संतुष्ट कराओ मूल बिंदु से तो ये भी संतुष्ट हो जाएगी। भाई इधर 0 आएगा, 0 100 से छोटा होता है, तो इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु की तरफ होगा, ऐसा आप लिख दोगे। फिर भाई नियम ये होता है कि हमें वो एरिया निकालना है जो दोनों में कॉमन मिल जाए आपको। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। अब दोनों आप कि ऐसा एरिया कहाँ पे है जो दोनों में आ रहा है। देखो दोनों में ये वाला एरिया आ रहा है, ये जो हमने भाई यहाँ पर छायांकित किया है, ये वाला एरिया दोनों में आएगा। ओ ए पी डी, कौन सा? ओ ए पी डी। तो ये एरिया है जिसमें भाई दोनों का ही हल निहित है। खास बात क्या है कि इस एरिया में कौन कौन से कोणीय बिंदु हैं वो आपको ना ज्ञात करने पड़ेंगे। कोणीय बिंदु, जैसा नाम है वैसे बिंदु जो कोने पर हो। ओ ए पी डी, चार बिंदु हैं। देखो ओ है, ए है, पी है, डी है। ओ हमारा 0,0 है, ए हमारा है भाई 0,60, पी जो है वो 10,50 है, और जो डी है वो हमारा है 20,0। चारों पॉइंट्स आपको मालूम हो गए। ये जो हमारे कोणीय बिंदु हैं यही खास है। अभी क्या करना है इनका, z का मान क्या था भाई, पीछे पलट के देख लो। z था हमारा 250x और प्लस 75y, इस प्रकार से था। अभी क्या करना है कि चारों ही पॉइंट्स पर आपको z का मान निकालना है। तो पहले लिखो o पर z का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई x का मान 0 है, y का मान 0 है। फिर लिखो a पर z का मान क्या हो जाएगा। भाई देखो x का मान 0 रखना है, y का मान 60 रखना है। तो 75 गुणे 60 हमने पीछे भी किया था, 4500 आया था। ओ पर निकाल दिया, ए पर निकाल दिया, पी पर निकालो। जेड का मान क्या हो जाएगा, देखो एक्स का मान रखना है 10, तो 250 गुणे 10, और वाई का मान रखना है 50, तो 75 और गुणे 50, यहाँ आ जाएगा 2500, और यहाँ 5 सते 35 और 55 25, आ जाएगा 3750। भाई मान निकालोगे तो 6250 आ जाएगा जेड का मान पी पर। फिर भाई डी पर निकाल लो, सब पर निकालना होता है जितने आपके कोणीय बिंदु हो। एक्स का मान 20 है, वाई मान 0 है, तो 250 और गुणे 20 आ जाएगा कुल मिलाकर 5000। देख लो चारों कोणीय बिंदु पर आपने जेड के मान निकाल दिए। अब यहां जरा देखो कि सर्वाधिक जेड का मान कहां पर आया। तो भाई पी पर प्राप्त हुआ है, कितना है 6250। तो जो पी है ना वो आपका आंसर है। पी था 10,50, 10,50 पर जेड का मान कितना आ गया, 6250 रुपया। ये है एक्स का मान और ये है वाई का मान, अर्थात 10 आपको मेज खरीदनी है, ठीक है, और 50 आपको कुर्सी खरीदनी है। अगर आप इस प्रकार से खरीदारी करते हो तो देखो कुल मिलाकर 60 चीजें हैं, और आपके पास जगह भी 60 वाली ही थी। 10 मेज खरीदोगे तो 2500 का प्रॉफिट होगा, 50 कुर्सी खरीदोगे तो 3750 का प्रॉफिट होगा, और कुल मिलाकर जो हमारा प्रॉफिट होगा वो होगा 6250 रुपया। जबकि आप पीछे जहां हल करके आए हो ना, वहां आप साफ साफ देख लो कि आपने दो कंडीशन अपने मन में सोची थी। और भाई एक बार क्या हुआ था, एक बार हुआ था कि आपका प्रॉफिट 5000 रुपये आया था, और एक बार आपका प्रॉफिट आया था 4500 रुपया। जब केवल कुर्सी खरीद रहे थे तो 4500 आ रहा था, जब केवल मेज ले रहे थे तो केवल 5000 रुपया आया था। लेकिन जैसे ही आपने रैखिक प्रोग्रामिंग की सहायता ली तो उसने आपको तुरंत बता दिया कि 10 मेज खरीदनी है और 50 कुर्सी खरीदनी है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 6250 रुपया हो जाएगा। 5000 से काफी ज्यादा रुपए, ठीक है, 25% ज्यादा आपको प्रॉफिट दे रहा है। कैसे, रैखिक प्रोग्रामिंग की सहायता से। तो भाई ये है आपकी रैखिक प्रोग्रामिंग, जिसमें मेन चीज जो है वो रैखिक असमिकाएं हैं और
उनका ना हल क्षेत्र ग्राफी विधि से कैसे हल किया जाता है, ये सब हम आपको कक्षा 11 में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आपने भाई कहीं ना कहीं कक्षा 11 में ये जरूर पढ़ा है कि अगर दो हैं, तीन हैं, चार हैं, कहीं कहीं पर क्या होगा कि तीन या चार असमिकाएं भी होंगी और उनका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र ढूंढना होगा। उसके बाद आपको कोणीय बिंदु ढूंढने होंगे। कोणीय बिंदु ही सबसे खास होते हैं, क्योंकि उन्हीं पर आप z का मान ज्ञात करते हो और उन्हीं कोणीय बिंदु में से कोई एक आपका आंसर भी होता है। हमेशा जो भी कोणीय बिंदु होंगे उनमें से कोई एक आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन हो गया था? पी बिंदु हो गया। तो समझ गए? तो भाई कभी कभी लोग पूछते हैं ना कि आप इन 5x+y छोटा है बराबर है 100 या x+y छोटा है बराबर है 60, इनको आप हल कर रहे हो, x के मान निकाल रहे हो, तो इनका वास्तविक जीवन में क्या यूज है? तो भाई इनका वास्तविक जीवन में यूज ये है कि आपको बता देंगे कि आपको सर्वाधिक फायदा किस डील में हो रहा है। समझ में आ गया भाई? तो ये आपको हमने एक उदाहरण बता दिया है जहां पर आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि रैखिक प्रोग्रामन के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ने वाले हो और ये किस प्रकार से वास्तविक जीवन में आपके उपयोगी है।